नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रावी पेड क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो पोस्चर एंड इट्स डिफॉर्मिटी का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने पोस्चर के बारे में डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हमने जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उसके पार्ट 1 यानी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बात की। आज के वीडियो में हम हमारी उन्हीं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी के पार्ट 2 यानी जो लोअर लिम्ब से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं आपसे हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्योंकि हमारा आज का वीडियो लोअर लिम्स डिफॉर्मिटी के ऊपर है तो हमारी जो लोअर लिम्स से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ हैं यानी नॉक-नी, बो लेग और फ्लैट फुट, इनके बारे में हम बात करेंगे। हम इनके कॉजेस, प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी ऑफ नी, क्योंकि हमें नी से रिलेटेड दोनों डिफॉर्मिटीज़ यानी नॉक-नी और बो लेग के बारे में पढ़ना है तो अगर हम उन दोनों डिफॉर्मिटीज़ को पढ़ने से पहले हम घुटने की या नी की रचना या एनाटॉमी के बारे में जानते हैं तो हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस डिफॉर्मिटी को समझने में। तो पहले हम एनाटॉमी देख लेते हैं नी की। जो हमारा शरीर का सबसे जटिल और बड़ा जॉइंट होता है वो कहलाता है नी जॉइंट या घुटने का जॉइंट। हमारी नी या घुटना हमारे थाई बोन को शिन बोन से जोड़ता है। घुटने का जोड़ सिर्फ इन दो हड्डियों से नहीं बनता है बल्कि एक छोटी हड्डी होती है जिसे हम टीबिया कहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी थाई बोन को शिन बोन से जोड़ती है तो आपको ये बताना है कि थाई बोन कौन सी है और शिन बोन कौन सी है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं हम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो नी जॉइंट है वो सिर्फ इन दो हड्डियों से मिलकर नहीं बना है बल्कि यहाँ एक छोटी हड्डी भी होती है जिसको टीबिया बोलते हैं। ये टीबिया के साथ हमारे नी कैप्स यानी पटेला बोन्स, जिसको आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर पटेला बोन्स भी रहती है। ये सभी चार बोन यानी थाई बोन, शिन बोन, एक लिटिल बोन जिसको टीबिया कहते हैं और हमारे नी कैप्स यानी पटेला, इन चारों हड्डियों से मिलकर हमारा नी जॉइंट बनता है। हमारे नी जॉइंट्स में 4 लिगामेंट्स होते हैं, ACL, PCL, MCL और LCL। आपको इन चारों जॉइंट्स के फुल नेम बताने हैं। जैसे एक का मैं आपको बता देती हूँ, ACL का जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो आपको ऐसे ही PCL, MCL और LCL इन तीनों के फुल नेम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन है आज का कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी का पहला डिफॉर्मिटी नॉक-नी, उसके बारे में। नॉक-नी या जेनुवेल्गम एक अंग विन्यासीय विरूपता है या पोस्चरल डिफॉर्मिटी बोल सकते हैं जिसमें हमारे दोनों पैर के घुटने के पास से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। जहाँ से हमारा घुटना स्टार्ट होता है ये वहाँ से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिस कारण से जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारे पैर आपस में टकराते हैं। आप ये पिक्चर्स देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे 2 फोटोज़ दिख रही हैं। एक दिख रही है हमारी नॉर्मल नीज़ की और एक है नॉक नीज़। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो इसके आगे मैं कॉजेस, प्रिकॉशंस और एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगी, तो वो इस वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करें और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये हैं कुछ कॉजेस नॉक-नी के कि इन कॉजेस से हमें नॉक-नी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे है सबसे पहला रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो एक कॉमन, अभी आपने जितनी भी पिछली 3 डिफॉर्मिटीज़ पढ़ी हैं या आगे आप पढ़ेंगे, इसमें आपको रिकेट्स एक कॉमन कॉज दिख रहा होगा कि हर एक डिफॉर्मिटी का होने का कारण कहीं ना कहीं रिकेट्स है, तो हमें रिकेट्स से बचना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपने में ही माँ बाप सोचते हैं उनका बच्चा कमज़ोर है तो वो उसको ओवर ईट कराने लगते हैं जिससे कि बच्चा
छोटे में ही, जब वो बचपने में होता है तो ही वो ओबेस हो जाता है या मोटापा उसको ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से उसके नॉक नीज हो जाते हैं, क्योंकि जब वेट ज़्यादा पड़ता है और नीज हमारे उस वेट को कैरी नहीं कर पाते हैं तो वो अंदर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर एंड लिगामेंट्स वीकनेस एट अर्ली एज। शुरुआती टाइम में ही अगर हमारी मांसपेशियां या हमारे लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं तो भी नौकनी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी मांसपेशियां हैं और कौन से लिगामेंट्स हैं? लिगामेंट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया कि नी जॉइंट में 4 लिगामेंट्स हैं, ACL, PCL, MCL और LCL। ये 4 लिगामेंट्स हैं और कुछ मसल्स हैं जैसे रेक्टस फेमोरिस, सार्टोरियस, एडेक्टर लॉन्गस, सोलियस। ये कुछ मसल्स हैं जिनके वीक होने पर हमें नॉकनी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्चर एंड इंजरीज इन्वॉल्विंग द नी जॉइंट। अगर हमें नी जॉइंट में कभी कोई फ्रैक्चर हुआ हो या किसी प्रकार की कोई भी चोट लग जाती है तो वो भी नॉकनी को लीड करती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ बैलेंस डाइट। आपने जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो है रिकेट्स और दूसरा आप देख रहे होंगे ये कंटिन्यू में आ रहा है कॉज में लैक ऑफ बैलेंस डाइट। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने को, जो भी हम खाना खाते हैं, क्या वो संतुलित आहार है या नहीं है। तो हमें संतुलित आहार का ध्यान रखना है। अगर हम असंतुलित आहार लेते हैं तो हमें नॉकनी या और भी जो भी डिफॉर्मिटीज़ हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्लैट फुट। फ्लैट फुट एक कारण हो सकता है नॉकनी का। तो आप देख रहे हैं ये दो डिफॉर्मिटीज़ आपस में रिलेट कर रही हैं। अगर हमें फ्लैट फुट है तो हमें नॉकनी भी हो सकता है। नेक्स्ट, शॉर्टनिंग ऑफ लेटरल लीगामेंट। यहाँ पर हमने जो लीगामेंट्स की बात करी थी, जो LCL था हमारा, वो अगर शॉर्ट हो जाता है और हमारा मीडियल लीगामेंट जो है वो लेंथेन हो जाता है, यानी वो लंबा हो जाता है, तो भी नॉकनी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने कॉजेज़ अच्छे से समझ लिए हैं कि क्या क्या कॉजेज़ या क्या क्या कारण हो सकते हैं नॉकनी के। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जिनको अगर हम करते हैं तो हमें नॉकनी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमें अपना जो आहार है, जो खाना है, उसको संतुलित लेना है। यानी हमारे खाने में कोई भी पोषक तत्व ना ही उसकी मात्रा से ज़्यादा और ना ही उसकी मात्रा से कम हो, बराबर हो, संतुलित हो, बैलेंस्ड हो। तो हमें एक बैलेंस डाइट ही लेनी है। नेक्स्ट है, बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एट वेरी अर्ली एज। कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो बहुत छोटे हैं, अभी 1 साल के भी नहीं हुए फिर भी पेरेंट्स फोर्स करने लगते हैं कि मेरा बच्चा चल क्यों नहीं रहा, तो उसको फोर्सफुली वो चलाने की कोशिश करते हैं, जो हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो नॉकनी जैसी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट है, परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइजेस। हमें कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो उसके बारे में समझना है, उसके बाद उसको परफॉर्म करना है, और उसको जो एक प्रॉपर पैटर्न है उसी पैटर्न में हमें उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या रेमेडीज़ या एक्सरसाइजेस हैं जिनसे हम नॉकनी से बच सकते हैं या उनको और सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें जब भी हम खड़े हैं तो हमें अपने दोनों नीज़ के बीच में एक पिलो रखनी है। जितनी देर हम खड़े हैं हमें सीधे खड़े होना है और अपने नीज़ के बीच में एक पिलो रखनी है, जिससे कि नॉकनी जैसी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक ख़त्म की जा सकती हैं या कम की जा सकती हैं। लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल को यूज़ करना है, जिससे कि नॉकनी जैसी प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। हॉर्स राइडिंग है, अगर हम ये जो हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है कि हम हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं तो हमें करना है, जिससे कि हमें नॉकनी ना हो या अगर है तो वो ठीक हो जाए। यूज़ वॉकिंग कैलिपर्स, आप ये एक प्रिकॉशन रेमेडी है जो आप अपनाकर नॉकनी जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कुछ योगासन हैं, जैसा आप कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं बहुत सारे आपको अभी तक 3 या ये चौथी डिफॉर्मिटी के बारे में बता रही हूँ, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि योगा में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। आप यहाँ भी देख रहे हैं कुछ योगासन के नाम मैंने दिए हैं, जैसे शलभासन, त्रिकोणासन और शवासन। अगर हम इनको रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, इनका अभ्यास करते हैं, तो हमें नॉकनी जैसी प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी डिफॉर्मिटी आती है बो लेग। बो लेग भी एक नी की ही डिफॉर्मिटी है। बो लेग यानी जेनुवेरम, ये घुटनों की पोस्चरल डिफॉर्मिटी है या अंग विन्यासी विरूपता है घुटनों की। ये नॉकनी के जस्ट ऑपोजिट है।
नौकनी में घुटने अंदर की तरफ मुड़ते हैं और बो लेग में बाहर की तरफ। इस डिफॉर्मिटी को बैंडीनेस या बैंडी लेग भी कहा जाता है। इस डिफॉर्मिटी को बो लेग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें घुटनों का जो आकार बनता है या शेप बनता है वो बो की तरह बनता है, यानी धनुष की तरह बनता है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक नॉर्मल नीज है और एक बो लेग है। तो जो बो लेग है उसमें ये तो कम दिखाया है, मैंने खुद भी देखा है सामने से। जिनको बो लेग है वो जब सीधे खड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि उनका घुटने से नीचे तक का जो पैर है वो आपको बो या धनुष के शेप में दिखेगा। जिन व्यक्तियों को बो लेग होता है तो आप अगर उनको एक सीधा अगर उनको खड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि उनके नीज के बीच में बहुत लंबा गैप दिखाई देगा आपको। और ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसको देखा गया है कि ये बचपने में ज़्यादा होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो ये कॉमन डिफॉर्मिटी है जो दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तो ये डिफॉर्मिटी अपने आप डिसअपियर हो जाती, गायब हो जाती है और लेग्स अपने आप प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम ये किन किन कारणों से होती है उसको देखते हैं। तो कॉमन कॉजेज़ जो हैं वो, एक कॉमन कॉज है वो हमारा है रिकेट्स, जिसकी वजह से बो लेग्स हो सकते हैं हमें। नेक्स्ट है कि अगर किसी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो भी उसको बो लेग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वॉक करने के सही पैटर्न को नहीं जानते हैं तो भी आपको बो लेग हो सकता है, तो हमें प्रॉपर पैटर्न वॉकिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी, अगर वेट ज़्यादा है हमारा, हम ओबेस हैं, मोटापा है हम में, तो भी बो लेग जैसी प्रॉब्लम्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम जो फुटवेयर पहन रहे हैं डेली में वो फुटवेयर डिफ़ॉल्टी हैं, मतलब हमारे हो सकता है हमारे प्रॉपर साइज़ या शेप के नहीं हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भी बो लेग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर हम बच्चों को छोटे से ही फोर्स करते हैं चलने के लिए तो वो भी एक रीज़न हो सकता है बो लेग होने का। एंड ब्लाउन्स डिजीज़, अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं बो लेग के लिए। तो सबसे पहला तो है कि हमें जब हम बच्चा छोटा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं कैरी कराना है, यानी अगर हम उसको बहुत वेट बोलते हैं कि वो लंबे समय तक भारी सामान उठा के रखता है तो उसको बो लेग्स हो सकते हैं। तो हमें ये बचाव करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। और बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करना है अर्ली एज में चलने के लिए। ये बहुत कॉमन है नॉकनी और बो लेग में, अगर हम इसको अपनाते हैं तो हम बो लेग और नॉकनी जैसी प्रॉब्लम्स बच्चों में होने से रोक सकते हैं। एंड बैलेंस डाइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमें हमेशा बैलेंस डाइट ही लेनी है। एंड ऑलवेज़ वॉक प्रॉपरली, हमें, मैंने जैसे अभी बोला कि वॉकिंग का जो प्रॉपर पैटर्न है हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी है और हमें अपनी आदत में उसी वॉक के पैटर्न को लाना है जिससे कि हम बो लेग जैसी प्रॉब्लम से बच सकें। एंड यूज़ गुड क्वालिटी शूज़, आपको अपने शेप और साइज़ के शूज़ पहनने हैं, उनकी क्वालिटी से प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। तो ये हो गए कुछ प्रिकॉशंस। अब हम देख लेते हैं कुछ रेमेडीज़ और एक्सरसाइजेस जिनसे हम बो लेग से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि हमें विटामिन डी और कैल्शियम को, जो हमारी शरीर की ज़रूरत है, जितनी मात्रा में हमें विटामिन डी और कैल्शियम की ज़रूरत है, हमें उतनी मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम को अपने खाने में शामिल करना है। हमें अपने टोज़ यानी पंजों को अंदर की तरफ बेंड करके चलना है, जिससे जितनी ज़्यादा देर तक हम चल सकते हैं ऐसा करके हमें वो चीज़ करनी है। और जैसा कि अभी भी मैंने बताया था कि हमारे योगा में बहुत सारे ऐसे पोजेस हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को सही कर सकते हैं। उन्हीं में से है बो लेग को सही करने के लिए गरुड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन और वीरभद्रासन। लेकिन हमें कोई भी चीज़ को अभ्यास रेगुलर वे में करना है, ना कि हमें 5 से 10 दिन करके हम सोचें कि हमें कोई डिफॉर्मिटी या कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हमें रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी आसन या जो भी चीज़ें होती हैं उनको रेगुलर वे में करना है। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट है और लास्ट डिफॉर्मिटी है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम डिफॉर्मिटी को जानने से पहले अगर उसकी जो रचना है उस जगह की, उस रचना के बारे में समझते हैं तो हमें आसानी रहती है किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रॉब्लम को समझने में। ये हमारा लोअर लिम्स का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम फीट की, क्योंकि हमें फ्लैट फुट के बारे में पढ़ना है,
तो हमें फीट की एनाटॉमी या उसकी रचना जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे फीट या पंजे होते हैं वो हमारे शरीर का बहुत ही लचीला स्ट्रक्चर है, जो बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बनते हैं, जो हमें खड़े रहने में मदद करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे चलना, दौड़ना, जंप करना, ये सारी चीज़ें हमें इसी की वजह से पॉसिबल हो सकती हैं। फीट यानी पंजे को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमें इसको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहला है फॉर फुट, देन मिडिल फुट या मिड फुट और एंड फुट। अगर हम इसको इस चीज़ में डिवाइड करते हैं तो हमें फिट की जो एनाटॉमी है उसको समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर फुट सेक्शन के बारे में। इसमें 5 फेलेलेंजेस और 5 मेटाटार्सल बोन्स होती हैं। मिड फुट में हमारे एक पिरामिड की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है और इस हिस्से में एक ऐसी बोन होती है जो हमारे पंजे का आर्च बनाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी फ्लैट फुट के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इसी आर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कैसा आर्च बनाती है, इसमें क्यूनिफॉर्म बोन्स, क्यूबॉइड बोन्स और नेविकुलर बोन्स शामिल हैं जो इस हिस्से को बनाती हैं। हमारे पंजे का जो तीसरा सेक्शन होता है, जो एंड फुट होता है हमारा, वो एंकल या हील को बनाता है। टेलिस बोन हमारे लेग यानी पैर की हड्डियाँ, टीबिया और फिबुला को सपोर्ट करती है और हमारे एंकल को स्ट्रक्चर देती है। कैल्केनियस हड्डी हमारे पंजे की सबसे लार्जेस्ट और लार्जेस्ट बोन है जो हमारे हील को शेप देती है। पंजे में कई मांसपेशियां, टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं जो कि हमें किसी मोशन या बैलेंस के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम कोई भी मोशन करते हैं या हम बैलेंस्ड रहते हैं तो वो हम इन्हीं टेंडन्स, लिगामेंट्स और मांसपेशियों की वजह से रहते हैं। एक्किलिस टेंडन हमारे हील को काफ मसल से जोड़ता है और ये खड़े रहने, दौड़ने या जंप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक्किलिस टेंडन हमारी शरीर का सबसे ज़्यादा मजबूत टेंडन है। अब हम अपनी लास्ट कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में बात करते हैं, जो है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट या पेस प्लानस हमारे पंजे के लॉन्गिट्यूडनल आर्च, जो अगर किसी को फ्लैट फुट या पेस प्लानस है तो उसमें उसके पंजे का जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च रहता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और इस डिफॉर्मिटी में जो इनर कर्व बनता है उसमें बल्ज आ जाता है, जिस कारण से वो कर्व पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। जो होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन में वो फ्लैट फुट वालों को नहीं होता है। जिस किसी व्यक्ति को फ्लैट फुट होता है तो अगर आप उस व्यक्ति को किसी प्लेन सरफेस में खड़ा करेंगे तो आप उसके सोल का पूरा निशान देखेंगे कि उस ज़मीन पे छप जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक आपको दिख रहा होगा जिसमें फ्लैट फुट है और दूसरे में आप देख सकते हैं जिसमें वो आर्च, जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, वो दिख रहा है आपको। तो जब जिसको फ्लैट फुट नहीं है उसके पंजे का निशान लिया गया तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रिंट नहीं है, जबकि जिसमें फ्लैट फुट है उसके पंजे के पूरे निशान दिख रहे हैं। ये अंतर होता है एक नॉर्मल पर्सन में और एक फ्लैट फुट वाले पर्सन में। इसके कुछ कॉजेस हैं जिनके कारण हमें फ्लैट फुट होता है। सबसे पहला तो यही है कि वीक मसल्स, जो हमारे इस एरिया की मसल्स हैं, अगर वो वीक होती हैं तो हमें फ्लैट फुट हो सकता है। नेक्स्ट है कि शरीर का वजन अगर ज़्यादा होता है, हम ओबेस होते हैं, मोटापे में हम घिरे होते हैं, तो भी फ्लैट फुट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फुटवियर सही क्वालिटी का नहीं है, साइज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, शेप नहीं है, तो भी फ्लैट फुट के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर हम किसी भी भारी सामान को लेकर लंबे समय तक खड़े रहते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो भी फ्लैट फुट हमें हो सकता है। या बहुत कोई ऐसा काम है हमें जिसमें हमें बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है तो भी ये आर्च पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जिनसे हम फ्लैट फुट से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें अपने साइज़ और शेप के प्रॉपर शूज़, प्रॉपर क्वालिटी के जो फुटवेयर्स हैं उनको ही वेयर करना चाहिए। हमें किसी भी बेकार सी क्वालिटी या किसी के भी शेप या साइज़ के फुटवेयर्स को कभी भी कैरी नहीं करना चाहिए। अपने मोटापे को हमेशा हमें कंट्रोल करना है। हमें एक बैलेंस्ड वेट या जो हमारा एक आइडियल वेट है वही रखना है। हमें हाई हील्स अवॉइड करना है। कोई भी हाई हील शूज़ या सैंडल्स हमें नहीं डालनी है। बहुत लंबे समय तक हमें भारी सामान लेके भी नहीं खड़े होना है। या एक जो अभी आपने दोनों डिफॉर्मिटीज़ में भी देखा है
कि ये एक कॉमन चीज़ है कि हमें बच्चों को बहुत अर्ली एज में चलने के लिए प्रेशराइज नहीं करना है। अब हैं कुछ रेमेडीज़ और एक्सरसाइजेस जिनसे हम फ्लैट फुट से बच सकते हैं। तो एक तो है कि आप एड़ियों पर चलें, मतलब आप नॉर्मल हम लोग चलते हैं तो पूरा पैर रख के चलते हैं, लेकिन अगर आपको फ्लैट फुट जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो हमें कुछ टाइम के लिए अपनी हील्स में वॉक करना चाहिए, अपनी एड़ी पे वॉक करना चाहिए। अगर वज़न हमारा बढ़ा हुआ है तो हमें उसको कंट्रोल करना है, अपने वेट को कम करना है, और एक अच्छी क्वालिटी का एक प्रॉपर साइज़ या शेप का जूता या शूज़ जो भी है पहनना है। हमें कंटिन्यू रस्सी कूदनी है, स्किपिंग करनी है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ज़्यादातर हम करेंगे तो हमें वो जो आर्च डिसअपियर हो जाता है वो वापस से आर्च दिखने लगता है। तो हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, हमें नंगे पैर बालू पे चलना है, और हो सके तो क्लीन सरफेस में हमें बिना कुछ पैर पे पहने रन करना है। और हमें टोस पे या तो अगर पॉसिबल है तो वॉक करें, अगर पॉसिबल नहीं है वॉक करना तो एटलीस्ट हमें अपने टोस पे खड़े होना है, उन टोस पे आना है। स्टेयर्स जब हम चढ़ते हैं, हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें टोस पे चढ़ना है और साइकिलिंग करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से, जैसे कि अभी हमने इतनी सारी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में देखा है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके आसपास या आपके परिवार में किसी को भी ऐसी कोई डिफॉर्मिटी है तो जैसा मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ और एक्सरसाइजेस बताई हैं तो आप वो चीज़ें अपनाकर उन डिफॉर्मिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को ज़रूर देखें। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।